सभी को नमस्ते। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम जो बौद्ध संगीत है, इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा आपकी की गई थी? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर के देखिए यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब यहाँ पर आ चुका है ना? बिल्कुल देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। राइट आंसर बता दे रहे हैं महाकश्यप के द्वारा, है ना? बिल्कुल सही आंसर आपका है। महाकश्यप यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं महाकश्यप आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम बौद्ध संगीत की अगर हम बात करते हैं कि पहली बौद्ध संगीत आपकी कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पर सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं 483 ईसा पूर्व में हुई थी और राजगृह में हुई थी। पहली आपकी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और इसके शासनकाल की बात करेंगे तो अजातशत्रु यहाँ पर शासनकाल था उनका। दूसरी बौद्ध संगीत जो है 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई और उस समय उसके जो अध्यक्ष थे आपके सवा कामी थे। और शासनकाल की बात करेंगे कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करेंगे 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जो कि इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे आपके। और शासनकाल की बात करेंगे अशोक। चौथी बौद्ध संगीत जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और ये प्रथम शताब्दी से आप कह सकते हैं अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में आपकी हुई थी। तो इससे बौद्ध संगीत से काफी सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी प्रश्न आपका बनेगा तो यहाँ से सारा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति वर्ष जो है यहाँ पर कब अपनाई गई थी? है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1987 में, 1987 में आपकी अपनाई गई थी। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्पादन के 3 स्तंभ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। उत्पादन के 3 स्तंभ जो है वो कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए कमेंट करिए। उत्पादन जैसे आप यहाँ पर अगर करना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए कम से कम भूमि होनी चाहिए, ज़मीन और श्रम और पूँजी। यानी यहाँ पे आंसर जो आपका होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर भूमि, श्रम और पूँजी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, तुजुक आ बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग। तुजुक आ बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका जो लिखा गया था तुर्की भाषा में लिखा गया था। विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है भैया करने वाले पहले भारतीय कौन थे? है ना? पहले भारतीय का नाम बताना है, तो ये आपके थे कि किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो वो अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा? 16 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 23 कहाँ से हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 16 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 16 है ना, वो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद नंबर 16 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नागरिकों के आधार पर, है ना, भेदभाव पर आपका रोक लगाता है। और अनुच्छेद 16 बिल्कुल एक अधिकार नहीं है कि, और है ना, बिल्कुल एक अधिकार नहीं है और ये हस्तक्षेप के अधीन भी हो सकता है, बशर्ते हस्तक्षेप मनमाना या गैर कानूनी न हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की थी? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की थी? 7 नंबर का आपको बताना है। तो ये किया था आपका कन्नौज, है ना? कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था वो कब किया था? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण किया था वो कब किया था? तो याद रखिएगा 1532 ईस्वी में किया था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है?
खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है, ये आपको बताना है किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है ना, किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है ना। इस मंदिर में एक रहस्य भी है, कहा जाता है कि जो शिवलिंग है यहाँ पर हर साल ऊंचाई उसकी बढ़ जाती है ना। ऐसा वहां पर देखा गया है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में पड़ता है। श्रवण बेलगोला याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं श्रवण बेलगोला, कई बार यही ऑप्शन लिख के आ जाता है, श्रवण बेलगोला, ठीक है ना। तो अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो आप कर्नाटक वाला लगा दीजिए, क्योंकि श्रवण बेलगोला जो आपका कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक राज्य में ही आपका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा किले में कब कैद करवाया था? शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा किले में कब कैद करवाया था? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है 17 अगस्त 1666, याद रखिएगा 17 अगस्त आपका, 17 अगस्त आपका क्या था? 1666 था, याद रखिएगा 17 अगस्त 1666, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए शिवाजी अपने बेटे राजकुमार संभाजी के साथ 12 मई 1666 को जन्मदिन के लिए आगरा पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि छल से दोनों को औरंगजेब के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। और 17 अगस्त 1666 को मिठाई के बक्सों में भागने से पहले शिवाजी और संभाजी अपने वफादार सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने तक बंदी बने रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है ना। अगर हम पूछे होते कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो गवर्नर की जब बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर गवर्नर जनरल लगा दिया गया है तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 330 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 330 लिखा हुआ है, किससे संबंधित है? यहां पर आपको कमेंट करना है। तो ये जो आपका संबंधित है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण से संबंधित है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 331 क्या कहता है ना। अनुच्छेद नंबर 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो उस समुदाय को 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते हैं। वैसे भी अब आंग्ल वाला तो आपका ये खत्म ही कर दिया गया है। और संविधान का अनुच्छेद नंबर 332 क्या है? राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है आपका 332 में। और 333 में भी यहाँ पर आपकी अगर हम बात करेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रदान यहाँ पर करता है विधानसभा में 333। तो ये तो अब आपका सब खत्म ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका था यहाँ पर क्या था? 330 वाला पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक नागरिक, है ना, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है, यदि एक नागरिक के लिए, है ना, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार, जिसे आप आरटीआई कहते हैं, अधिनियम के तहत पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल अगर समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय आप जानते ही हैं 226 नंबर 5 प्रकार की रिटें जारी करता है ना। मौलिक अधिकार जब आपके निलंबन की जब हम बात करते हैं, और आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पर क्या है? 226 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। और आर्टिकल नंबर 32 आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट रिटें आपकी जारी करता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना, निम्न में से फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का आपको जवाब देना है। इनमें से फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर बिल्कुल सही है और आंसर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा 16 नंबर में?
और 16 नंबर का यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जनहित याचिका की जो शुरुआत की गई है वो किया गया आपका सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर में आपको कमेंट करना है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो घटना कौन सी थी? चौरी चौरा कांड थी। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। चौरी चौरा कांड जो आपका है ना, ये आपका 1922 में घटित हुआ था, जिसमें से आपके 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। उनको पुलिस स्टेशन में किसानों की एक बड़ी भीड़ ने आग लगा दिया था, है ना। तो वहां पर ये घटना घटी थी, चौरी चौरा घटना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में, है ना, ये 1918 में था खेड़ा सत्याग्रह। और नागपुर सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो 1923 में था ये नागपुर सत्याग्रह। और राजकोट राजकोट सत्याग्रह आपका 1939 में था, ये 1939। ये था आपका 1922। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? किम्बरली सोने की जो खदानें, ये आपको बताना है कौन से महाद्वीप में स्थित हैं। तो महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे, आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि का शासन सन्निहित है? चलिए विधि का शासन जो है सन्निहित है, ये कौन से अनुच्छेद में है आपका? तो ये अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? 14 आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। किसने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, किसने कहा था कि मैं स्वयं मतलब मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं? ये कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो कि भारत के आपके पहले प्रधानमंत्री आपके थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी फसलों का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है? चलिए यहाँ पर रबी की फसलों का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो यहाँ पर आपका कमेंट क्या होगा, आंसर बताइए। तो गेहूं और जौ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। गेहूं और जौ रबी की फसलें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, खरीफ की जो फसलें हैं ये मानसून पर निर्भर करती हैं, और उनकी फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक आपका चलता है। अगर हम बात करेंगे खरीफ की फसलें में, आपकी चावल है, आपका मक्का है, बाजरा है, रागी है, दालें हैं, सोयाबीन है और मूंगफली आपका है। और इसमें अगर हम बात करेंगे रबी की फसलें जो होती हैं, मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में आपकी बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। जैसे कि आप गेहूं वगैरह आप देखेंगे गर्मियों में काटा जाता है। इनकी फसल का जो मौसम है ना, अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। रबी की फसलों में गेहूं है, जौ है, सरसों है, जई है, चना है, अलसी, ये सब आपकी क्या है? रबी की फसलें आपकी होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गदर पार्टी का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी की जो गठन है आपका सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, लाला हरदयाल जी के द्वारा। लेकिन किस वर्ष गठन हुआ था आपको बताना है, 22 नंबर में। तो 22 नंबर में आंसर आपका होगा 1 नवंबर 1913। देखिए 1913 तो सभी में दिया गया था, बट ये आपको मंथ भी याद रखना है, कौन सा मंथ है और कौन सी डेट को हुआ था। तो डेट और मंथ याद रखिएगा, 1 नवंबर है आपका 1913। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको बताना है, करंट कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम क्या था? तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह किस फांसी की सजा सुनाया था, वो न्यायाधीश का नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है ना। ये आपसे यहाँ पर सेलुलर जेल पूछा गया है, जिसे आप काला पानी कहते हैं, काला पानी वाली जेल जानते ही होंगे। ये कहाँ पर है? ये आपका अंडमान निकोबार में है। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है ना। टकला ये आपका जो मकान मरुस्थल है ना, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका दोस्तों चीन में। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? 1921 में केंद्रीय बजट से
रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? 27 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। वो कौन सी समिति थी? उस समिति का नाम था आपका एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। और 1920 में क्या हुआ था कि सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एकवर्थ समिति का गठन किया गया था, लेकिन जो अलग किया गया था 1924 में। इसके बाद भारत सरकार ने क्या किया? 21 सितंबर 2016 का दिन आपको याद होगा कि आम बजट के साथ साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दिया। और 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया संसद में। पहले क्या था कि 2019-24 में क्या हुआ कि बोले रेल बजट भैया हम अलग से पेश करेंगे और आम बजट। तो अब तो क्या आप एक ही साथ विलय कर दिया गया कि दोनों को एक ही साथ किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे के लिए जो अलग बजट की जो प्रथा है 1924 से चली आ रही थी, तो इसको खत्म कर दिया गया था आपका 2016 में ही, याद रखिएगा। और 2017 में पहला बजट आपका संयुक्त वाला पेश भी किया गया था। जॉन मथाई ने नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट आपका पेश किया था। अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए स्वतंत्र भारत के लिए जो पहला जो रेल बजट पेश किया गया था वो किसने किया था? तो आंसर आपका क्या होगा? जॉन मथाई, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका और भी कुछ लिखे हुए हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति क्या है? ये 2005 में आया था। भारत सरकार द्वारा भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। एक आपकी एसपी गांगुली समिति थी। इसमें क्या था कि जिसे बैंकों में ग्राहक सेवा पर समिति के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई के द्वारा 2010 में भारत में बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। और एक आपका विवेक देवराय समिति थी ना, ये 2014 में भारतीय रेलवे के कामकाज की समीक्षा करने और इसे सुधारने और आधुनिकीकरण के उपायों की सिफारिश करने के लिए आपका गठित की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, संविधान सभा के द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में आपका माना गया है? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा 28 नंबर में। और 28 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग। अभी हाल ही में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। विकल्प आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है बताइए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल संधि वो आपको नाम बताना है यहाँ पर क्या होगा। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है और आंसर आपका यहाँ पर होगा पाक जल संधि, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है भारत की जलवायु कैसी है ना। भारत की जो जलवायु की अगर हम बात करेंगे तो कैसी है? मानसूनी है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ना। मतलब ओजोन, आप जानते हैं ओजोन परत कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना उसको क्या करती है? अवशोषित करती है। हालांकि ओजोन लेयर काफी आपकी पतली होती चली जा रही, काफी मोटी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको बताना है किस वायुमंडलीय परत में होती है। 31 नंबर का। तो दोस्तों याद रखिएगा समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल नंबर आपका किसमें 280 में ना आपका वित्त आयोग, है ना। बताना है आपको ये गठन किसके द्वारा किया जाता है। 32 नंबर में राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो राज्य की बात करेंगे तो राज्य के राज्यपाल ही करेंगे ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। प्रेसिडेंट नहीं, राज्यपाल। राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल, अगर देश की बात करेंगे तो राष्ट्रपति। संघ यानी देश, पूरे देश की बात करते हैं जब। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, है ना। यहाँ पर आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है यहाँ पर दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। 33 नंबर बताना है। तो ये दोस्तों आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका है ये। यहाँ पर थोड़ा सा आप डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं लिखा हुआ है महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने 1981 से क्या हुआ कि लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ, है ना, लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक दिन के रूप में 25 नवंबर को मनाया गया है। इस तारीख को हुआ क्या था कि मिराबल बहनों को, है ना, मिराबल बहनों को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। और डोमिनिकन गणराज्य के 3 राजनीतिक कार्यकर्ता जिनकी हत्या देश के शासक राफेल टूजिलो के आदेश से 1960 में बेरहमी से कर दिया गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर 25 नवंबर को आपका ये क्या है, महिलाओं के हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न आपका रिसेंटली एग्जाम में आपका पूछा गया था। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है
टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? टोडा जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? 34 नंबर। तो ये जो आपकी है ना तमिलनाडु, आंसर आपका यहाँ पर विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल होगा। उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। माना जो दर्रा है ये किस आपका राज्य में स्थित है? यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। तो ये आपका 35 नंबर का क्या होगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए सभी लोग कमेंट करिए। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 4 कौन कौन से भैया हैं, है ना? 4 आपके कौन कौन से हैं बताइए? 4 जो आपके हैं ना वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। 4 कौन कौन से हैं? एक तो आपका एमपी हो गया, है ना? एक एमपी हो गया, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया आपका, है ना? एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर झारखंड हो गया, है ना? झारखंड के बाद आपका बिहार हो गया, है ना? ये आपके एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आपके कौन से भैया 4 राज्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? है ना? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला जो आपका पहला देश था ना वो कौन सा था? तो वो देश का नाम आपका था न्यूजीलैंड। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। दुनिया के पहला देश था महिलाओं को वोट देने वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली जो नदी है उसका आपको नाम बताना है। वो नदी कौन सी है? वो नदी आपकी है कांगो नदी, है ना? विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, किस तिथि को दिन और रात क्या है बराबर होते हैं? हाँ ना, दिन और रात जो बराबर होते हैं आपके, ये आपके बराबर होते हैं 21 मार्च को तो होते ही है ना? और कौन सा है भैया? 23 सितंबर है। 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों याद रखिएगा। 21 मार्च 23 सितंबर ऑप्शन में देखेंगे 23 सितंबर वाला है, लगा दीजिए, है ना? बिल्कुल देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसके विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, है ना? और आप ये भी जानते हो कि नोबेल पुरस्कार भी इन्हें हिंदी साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। और जनगण मन का जो आप पढ़ते हैं राष्ट्रगान वो भी इन्हीं के द्वारा है। तो काफी सारी चीजें हैं इनके बारे में अगर हम जानेंगे। नाइटहुड जो त्याग दिया था वो क्यों त्याग दिया था, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन यही था कि 13 अप्रैल, है ना? ये डेट देखिए सभी को याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 था। ये बहुत ही भयानक दिन था। जनरल ओडायर ने आधाधुन गोलियां चला दिया था, है ना? तो यहाँ पर जो ये घटना घटी थी ना उसी के बाद भैया उन्होंने कहा ये लो अपनी नाइटहुड की उपाधि हमें नहीं चाहिए, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आप बचपन में खेले भी होंगे कबड्डी कबड्डी कबड्डी, है ना? अक्सर सभी लोग खेलते होंगे जब स्कूल में पढ़ते होंगे। तो ये जो कबड्डी है ना यही आपका क्या है? राष्ट्रीय खेल आपका है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की हम बात करने वाले हैं, ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? और वैसे भी भारत में आपके टोटल 28 राज्य हैं, है ना? और राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 28 में बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो आप कहेंगे सर ये तो आसान प्रश्न है, गोवा, है ना? गोवा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए कमेंट करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है कहां पर स्थित है? और उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब सभी लोग सही देंगे। और यहाँ पर आंसर आ चुका है मुंबई, है ना? मुंबई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही सही आंसर आपका सी नंबर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है ना? बोरलाग पुरस्कार की हम बात करने वाले हैं। और बोरलाग पुरस्कार जो दिया जाता है
ये दोस्तों आपका जो दिया जाता है ना, ये आपका कृषि क्षेत्र में। ये पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र से संबंधित आपका बोरलॉग पुरस्कार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? मतलब आपको ये बताना है, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी ना उस समय, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, है ना। 46 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आंसर कह रहे हैं माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, है ना, माई ट्रूथ। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने आंसर दिया है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, ये किसके, इसके लेखक भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं भैया इसके, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर था आपका गलत था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिनका भी था, है ना, ये आंसर आपका क्या था, गलत था आपका। देख लीजिए, सभी गा रहे हैं। और विंग्स ऑफ फायर आप जानते ही हैं, आपकी ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की। 11वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये तो आपके 11वें नंबर के थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है ना। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये आपकी यम के गांधी है, महात्मा गांधी, है ना। यम के गांधी जैसे आप महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी लगा दीजिए, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी हैं भैया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के। एपीजे अब्दुल कलाम वे ये आपके हैं विंग्स ऑफ फायर के। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। माई ट्रूथ है आपका आंसर, डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, 47 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो विद्या विहार के शहर में स्थित है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में आपका स्थित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? बताइए कौन से संत हैं जिनको हम वाल्मीकि का अवतार मानते हैं? वो संत का नाम क्या है? और संत का नाम है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रीय कवि भैया है मैथिली शरण गुप्त, इनका जो जन्म है आपका कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। उत्तर प्रदेश के झांसी के पास एक गांव पड़ता है ना, चिरगांव। कहाँ पे हुआ था? चिरगांव में हुआ था, चिरगांव, है ना, चिरगांव। ये कहाँ पे पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये झांसी के पास पड़ता है ना। तो आंसर आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी नंबर वाला आपको लगा देना है जवाब, जो कि विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस जिले की सीमा जो है आपकी नेपाल से लगती है ना। किस, मतलब यहाँ पर आपको बताना है किस जिले की सीमा जो है नेपाल से लगती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा 50 नंबर में? तो 50 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका आ रहा है, यहाँ पर गोरखपुर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, नहीं नहीं एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर गोरखपुर नहीं, महाराजगंज होगा, नेपाल से है ना, महाराजगंज, महाराजगंज होगा। 50 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका होगा, 50 नंबर का बी महाराजगंज कर लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, महाराजगंज ही होगा, है ना, महाराजगंज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके टॉप 50 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि 50 में से कितने प्रश्न आपकी ईमानदारी से सही हुए हैं या कितने गलत हुए हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर सही आप नहीं बता सकते हैं तो इतना बता दिया करिए कि सर आज 4 प्रश्न गलत हुए, 5 गलत हुए, 6 गलत हुए, 10, 8, 9, जो भी संख्या हो वो आप कमेंट करके